कि उनके स्नान के जल में इन पवित्र नदियों की जल राशियों के प्रभाव का संगम हो। उत्तराखंड में गंगा और यमुना, मध्य प्रदेश में नर्मदा, बंगाल में गंगा सागर की पूजा अर्चना हेतु नदियों के लिए समर्पित स्थान दुनिया में और कहाँ मिलेंगे। ऐसी धार्मिक प्रथाओं ने प्रकृति से हमारा नाता जोड़े रखा। जलाशयों और कुओं का निर्माण करना परम पूर्ण कार्य माना जाता है। दुर्भाग्य से आधुनिकता और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के आगमन के बाद हम प्रकृति के साथ उस तरह के जुड़ाव से वंचित हो गए। जनसंख्या वृद्धि भी इसका एक कारण है। हम स्वयं को उस माता तुल्य प्रकृति से कटा हुआ महसूस करते हैं जिसने वस्तुतः हमें पाला पोसा है। हम यमुना नदी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और प्रार्थना करने के लिए यमुनोत्री की कठिन यात्रा तो करते हैं, लेकिन जब हम राजधानी दिल्ली की उपलब्धता अनिश्चित है और काफी हद तक बारिश पर निर्भर करते हैं। देवी और सज्जनों, जल का मुद्दा जलवायु परिवर्तन के और भी विशाल संकट का एक हिस्सा है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बाढ़ और सूखे की स्थितियां बार बार तथा अधिक गंभीर रूप से उपस्थित हो रही हैं। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे परिवर्तनों के गंभीर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, जिनका किसानों, महिलाओं और निर्धन वर्ग के लोगों के जीवन पर और भी अधिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि आज से 3-4 दशक पहले तक सामान्य व्यक्ति को पीने का पानी खरीदना नहीं पड़ता था। उसके लिए पेयजल सुलभ था, चाहे वो गांव हो या शहर हो। लेकिन बाद में धीरे धीरे देश के कई क्षेत्रों से वाटर राइट्स के चिंताजनक समाचार भी आने लगे। आज जल संकट एक अंतर्राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुका है। जल संकट से जुड़ी स्थितियां धीरे धीरे भयावह होती जा रही है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक कहा है कि हो सकता है कि भविष्य में यदि विश्व युद्ध हुआ तो भौगोलिक आधार पर नहीं होगा, बल्कि जल के स्तर पर होगा। ऐसी स्थितियों से मानवता को बचाने के लिए हम सभी को आज से ही सचेत रहना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना करना और अपनी पृथ्वी की रक्षा करना हम सबके समक्ष एक विशाल चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमने नई सोच और कार्य प्रणाली अपनाई। भारत सरकार ने 2014 में पर्यावरण और वन मंत्रालय का नाम बदलकर तथा जलवायु परिवर्तन को शामिल करके बदलाव का आरंभिक संकेत दिया। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सन 2019 में 2 मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। इस जल के मुद्दे पर एकीकृत और समग्र रूप से कार्य करना है तथा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता भी प्रदान करना है। देवियों और सज्जनों, मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जल के सक्षम उपयोग, जल स्रोतों के संरक्षण, प्रदूषण को न्यूनतम स्तर तक कम करने और स्वच्छता सुनिश्चित करने के प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में सरकार की नीतियों के तहत नदियों का कायाकल्प करने, नदियों की घाटियों के सर्वांगीण प्रबंधन, जल सुरक्षा को स्थायी रूप से मजबूत बनाने के लिए बहुत समय से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने और मौजूदा बांधों का सक्षम उपयोग करने को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। देवियों और सज्जनों, पानी के मुद्दे से हर व्यक्ति को जोड़ने
और जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान का आरंभ किया और उसी वर्ष जल जीवन मिशन का भी शुभारंभ किया गया। जल संरक्षण तथा जल स्रोतों को रिचार्ज करने के राष्ट्रीय आह्वान के बाद करोड़ों नागरिक इस अभियान में शरीक हुए हैं। पिछले वर्ष 22 मार्च को यानी विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन प्रकल्प शुरू किया गया। जल शक्ति अभियान के उस दूसरे चरण को पिछले साल मार्च से नवंबर तक मानसून के आगमन के पहले और मानसून के दौरान देश के सभी जिलों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चलाया गया। मैं सभी राज्य सरकारों को इसके लिए बधाई भी देता हूं, जिन्होंने कोरोना महामारी की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ इस जल अभियान की सफलता में भी अपना सराहनीय योगदान दिया। देवी और सत्यम, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि यह अभियान इस वर्ष की 29 मार्च यानी आज से 30 नवंबर तक सभी जिलों में चलाया जाएगा। इस बार के अभियान में स्प्रिंग सेट का विकास, जल ग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जैसे नए पहलू भी शामिल किए गए कि जिस तरह इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चलाया जा रहा है, उसी प्रकार हम सब इस अभियान को भी इतिहास का सबसे बड़ा जल संरक्षण अभियान बनाएंगे। देवी और सज्जनों, मैं जल शक्ति मंत्रालय को राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। राज्यों, पंचायतों, जिलों, स्कूलों, उद्यमों, विभिन्न संगठनों तथा व्यक्तियों को जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए प्रोत्साहित करना और ऐसे कार्य को पुरस्कृत करना एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैंने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि पुरस्कार विजेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में जल प्रबंधन हेतु अनुकरणीय कार्य किए। ऐसे उदाहरणों के आधार पर हम जल सुरक्षा से युक्त भविष्य के प्रति आशान्वित हो सकते हैं। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं। साथ ही मैं विजेताओं से ये अनुरोध भी करता हूं कि आप सब इसी प्रकार या इससे भी आगे बढ़कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते रहें और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसे पुरस्कारों के बारे में जानकर देश के जन जन के हृदय में जल चेतना का संचार होगा। जल चेतना को जन चेतना से जोड़ना ही सबसे महत्वपूर्ण कदम भी है और उपलब्धि भी। मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों के बल पर सरकार का जल समृद्ध भारत का विजन यथार्थ रूप ले सकेगा। मैं पुनः राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं और इस प्रक्रिया से जुड़े जल शक्ति मंत्रालय के सभी लोगों को बधाई देता हूं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में हम सबका यह लक्ष्य होना चाहिए कि भारत माता फिर से सुजला होगी और उसके परिणाम स्वरूप सुफला बनेगी। अतः इस अभियान से जुड़े सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने प्रयासों में सफलता के कीर्तिमान स्थापित करें। धन्यवाद। जय हिंद।